सुबह बखैर, सलाम इस प्रोग्राम जागो लाहौर के साथ मैं हूं इस प्रोग्राम की मेजबान सिद्रा मुनीर। उम्मीद है कि आप सब लोग जहां कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान की बहरी फोर्स भी दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाने और मकार दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हर वक्त तैयार रहती है। समंदरों के पासबानों के खदमात के एतराफ में और उनको खराज तहसीन पेश करने के लिए आज मुल्क भर में यौम बहरिया मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में पाक बहरिया के शानदार कारकर्दगी की बिना पर हर साल 8 सितंबर को यौम बहरिया के तौर पर मनाया जाता है। इस हवाले से आज के प्रोग्राम में कुछ खास मेहमान हमारे प्रोग्राम में शामिल होंगे, जबकि दूसरी जानिब मैदान तालीम से खबर ये आई है कि तालीमी इदारे 15 सितंबर से मरहलावार खुलने जा रहे हैं। मैट्रिक, इंटरमीडिएट और हायर एजुकेशन के इदारे 15 सितंबर से खोल दिए जाएंगे। 6वीं से 8वीं जमात के तलबा और तालिबात 23 सितंबर से स्कूल जाने की तैयारी पकड़ लें जी। और हाँ, हमारे छोटी दुनिया जिनकी मौज मस्तियाँ अभी भी कुछ बाकी हैं, 30 सितंबर से प्राइमरी क्लासेस भी खुल जाएंगी। इस हवाले से प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे। आगे बढ़ते हैं, ग़िज़ा और ग़िज़ाइयत की बात कर लेते हैं। हमारे साथ जोहा सोहेल मौजूद होंगी, जिनसे आज हमने खास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स के हवाले से बात करनी है, क्योंकि उनके कहा जाता है कि उनको बहुत ज़्यादा भूख भी लगती है थोड़ी थोड़ी देर के बाद, और बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते हैं जिनके एकदम से शुगर लेवल बहुत हाई हो जाता है या बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है। तो ग़िज़ाओं की मदद से हमने इन चीज़ों को कैसे कंट्रोल करना है, कौन से फूड्स हैं जिनको ग़िज़ा में शामिल करना है डायबिटिक पेशेंट्स ने, और कौन से ऐसे फूड ग्रुप्स हैं जिनको बिल्कुल आपने हाथ भी नहीं लगाना, जोहा से जानेंगे। जोहा, सबसे पहले हमें ये बता दीजिए कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए टाइमिंग्स कितनी इंपॉर्टेंट हैं, दिन में उन्हें कितनी बार खाना खाना चाहिए और किस अंदाज में उनको अपना मील प्लान करना चाहिए? बिल्कुल सिद्रा, शुगर के पेशेंट्स के अंदर खाने के वक्त और कितनी मील्स एक दिन में कंज्यूम करने, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न्स होते हैं। शुगर के पेशेंट्स को जनरली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि पूरे दिन में वो 6 मील्स कंज्यूम कर सकते हैं, लेकिन अब उन 6 मील्स के वक्त क्या है और उन मील्स के अंदर होना क्या चाहिए, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसर्न है। सबसे पहला मील जो शुगर पेशेंट्स में आता है वो अर्ली मॉर्निंग आता है। निहार मुंह उनको जो सुपर फूड्स मैंने रिकमेंड किए अभी, उनमें से कोई एक सुपर फूड वो अपने कंसल्टेंट की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग इस्तेमाल कर सकते हैं। और निहार मुंह खाने का वक्त बेहतरीन 6 से 7 बजे, सुबह आप जब उठते हैं 5 बजे तो 6 से 7 बजे निहार मुंह आपने कोई भी सुपर फूड जरूर कंज्यूम करना है। इसके बाद दूसरा मील इनका नाश्ता आता है। नाश्ते का वक्त शुगर के पेशेंट्स के लिए बेहतरीन है 7 से 8 बजे का वक्त। 8 से 9 तक जा सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा डिले की तरफ ना लेके जाएं। और नाश्ते में कोशिश ये करें कि उस आटे की रोटी का इस्तेमाल करें जिसमें चोकर ऐड हो, जिसमें ब्रांड डला हुआ हो। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो बाजार से ब्रांड ब्रेड ले लेते हैं, लेकिन उसमें एक कन्फ्यूजन कर लेते हैं कि कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं कि जिन्होंने सिर्फ डबल रोटी को ब्राउन रंग दिया होता है और उसको वो ब्रांड के तौर पर कोट कर रहे होते हैं। वो ब्रेड ठीक नहीं है। आपने वो डबल रोटी लेनी है जिसके ऊपर चोकर लगा हुआ आपको नजर आए, जिसमें उसका ब्रांड छान उसका नजर आए लगा हुआ, वो ब्रांड ब्रेड आप कंज्यूम कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्रांड ब्रेड नहीं कंज्यूम करें तो चोकर वाले आटे की रोटी कंज्यूम करनी है, उसमें चोकर आपने डालकर कंज्यूम करना है। और इसके अलावा आपने जब दूध कंज्यूम करना है तो दूध के साथ आप उसके अंदर जो बलाई है, जो उसकी फैट है, उसको रिमूव करके कंज्यूम करना है। और अगर आप एग कंज्यूम करें नाश्ते के वक्त में, तो नाश्ते के वक्त में कोशिश ये करें कि एग के ऊपर सॉल्ट ना ऐड करें, ब्लैक पेपर ऐड करें, क्योंकि ब्लैक पेपर भी शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा तीसरा मील जो इनका आता है वो मिड मॉर्निंग स्नैक है। लंच से पहले मिड मॉर्निंग स्नैक शुगर पेशेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद है। उसमें एक मौसमी फल वो लें, लेकिन उसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि वो उस फल का इस्तेमाल करें जिसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, शुगर बढ़ाने की जो कुव्वत है वो कम हो, जिसमें सेब इस्तेमाल कर सकते हैं, आड़ू इस्तेमाल कर सकते हैं, नाशपाती इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा पेशेंट्स इस टाइम के ऊपर नट्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें अखरोट या बादाम उनके लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसके अलावा जो नेक्स्ट मील हम इनको रिकमेंड करते हैं वो लंच है। लंच में पेशेंट्स को जनरली सैलड जरूर लेना चाहिए, और कोशिश ये करें कि सैलड के अंदर अगर खीरा इस्तेमाल करें तो उसके पील के साथ उसको इस्तेमाल करें। जब हम सब्जी को उसके छिलके के साथ इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर जो मौजूदा फाइबर है वो उसको बहुत आराम से हजम करता है और शुगर लेवल्स को बढ़ने नहीं देता। और अगर आप इस वक्त पर गोश्त का इस्तेमाल करें तो कोशिश ये करें कि 3 आउंस गोश्त का पीस रखें, इससे ज़्यादा गोश्त को इस्तेमाल ना करें। और कोशिश ये करें कि ऐसा गोश्त इस्तेमाल करें जिसमें उसकी चर्बी या फैट कंटेंट जो है वो कम होना चाहिए। लीन पोर्शंस जिसमें चिकनाई कम है उसका इस्तेमाल करें। इसके अलावा पेशेंट्स को हम लोग आफ्टरनून स्नैक रिकमेंड करते हैं, जिसमें अगर तो वो चाय कंज्यूम कर रहे हैं अपनी डेली रिक्वायरमेंट्स के बेस के ऊपर, तो चाय में जो दूध वो ऐड ऑन कर रहे हैं वो लो फैट होना चाहिए, और उसमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो आप डालते हैं उसको डालने से परहेज करें। और इसके अलावा अगर पेशेंट्स इस टाइम पे भी फल एक कंज्यूम कर लेते हैं तो वो भी उनके लिए बहुत मुफीद है। इसके अलावा डिनर में भी चोकर वाले आटे की रोटी कंज्यूम करनी है। बहुत से लोग डिनर के वक्त पर चावल कंज्यूम कर रहे होते हैं। अगर डायबिटिक पेशेंट्स चावल कंज्यूम करना चाहते हैं तो मार्केट में एक चावल आते हैं जिनके ऊपर उनका छिलका लगा हुआ होता है,
वो सफ़ेद चावल नहीं होते, वो ब्राउन चावल होते हैं, आप बेशक वो कंज्यूम कर सकते हैं। अगर दोपहर के वक्त में आपने मीट कंज्यूम किया तो रात में वो कोशिश ये करें कि सब्जी का इस्तेमाल करें, और सब्जी अगर रात के वक्त में इस्तेमाल करनी है सैलड के फॉर्म में तो उसको स्टीम करके इस्तेमाल करें, क्योंकि बहुत से लोगों को अगर वो कच्चा सलाद ले लेते हैं या कच्ची सब्जियां कंज्यूम करते हैं रात के वक्त में तो उनको स्टमक इश्यूज जो है वो सामने नजर आते हैं। इसके अलावा बेड टाइम के ऊपर दूध का इस्तेमाल, लो फैट मिल्क और ल्यूक वार्म मिल्क का इस्तेमाल जरूर रखें, नीम गरम और उसको चिकनाई को रिमूव करके। बहुत से पेशेंट्स इस क्वेश्चन के साथ आते हैं कि हम चिकनाई को कैसे रिमूव करें, तो उसमें सिंपल आपने इस तरह से करना है कि आपने दूध को 2 मरतबा बॉईल करना है और दोनों मरतबा जो उसके ऊपर क्रीम आती है आपने उसको रिमूव करके उस फैट को, उस दूध को कंज्यूम करना है जो लो फैट हो जाता है। और रात के वक्त जब आप बेड टाइम के ऊपर दूध कंज्यूम करते हैं तो आपकी शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में एक अहम रोल प्ले करता है। ठीक है जोहा, अब हमें ये बताइए कि डायबिटिक पेशेंट्स के लिए कोई ऐसा फ्रूट ग्रुप या फिर वेजिटेबल ग्रुप ऐसा है जो कि उन्हें बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? बिल्कुल सिद्रा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शुगर के पेशेंट्स को किन फलों का इस्तेमाल, किन सब्जियों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए ताकि उनके जो शुगर लेवल्स है वो एकदम से बढ़ ना सकें। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आ जाता है कि शुगर के पेशेंट्स में या जो इस तरह के मरीज आ रहे होते हैं जिनके शुगर लेवल्स बढ़ रहे होते हैं उनमें बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट हम नहीं करते, उनको रिकमेंड ज़रूर करते हैं लेकिन इतनी ज़्यादा क्वान्टिटी में रिकमेंड नहीं करते ताकि उनके ब्लड शुगर लेवल्स के ऊपर असर ना आ सके। जिस तरह से आम आजकल बहुत ज़्यादा मार्केट में अवेलेबल है और एक मौसमी फल, इसके फायदे भी बहुत ज़्यादा है, तो इस मौसम में बिल्कुल पेशेंट को जीरो पे लेके आ जा सकता, उसमें हम इनको इनकी जो पोर्शन साइज है वो थोड़ा कम करके बता सकते हैं ताकि उनकी शुगर लेवल्स में एकदम स्पाइक ना आ सके। इसके अलावा जो शुगर के पेशेंट्स हैं, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि उनको मिड मॉर्निंग में, आफ्टरनून में एक फल जरूर कंज्यूम करना चाहिए, तो उसमें उन पेशेंट्स को ऐसा उन फलों का इस्तेमाल रखना चाहिए जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स, जिनकी शुगर बढ़ाने वाली कुव्वत जो है वो कम है, जिसमें सेब है, आड़ू अवेलेबल है हमारे पास, आजकल नाशपाती अवेलेबल है, जामुन अवेलेबल है। ये 4 ऐसे फल हैं जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और ये शुगर लेवल्स को बढ़ने भी नहीं देता और उनको कम करने में भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा होता है। लेकिन जिस तरह से हमारे पास केला अवेलेबल है, आम है, खजूरें हैं, तरबूज पिछले सीजन में अवेलेबल था, ये ऐसे फल है कि जो हम पेशेंट्स को उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, उनकी इंसुलिन लेवल्स देखते हुए, उनकी शुगर की मिकदार को देखते हुए उन्हें रिकमेंड करते हैं। इसके अलावा जब हम सब्जियों के बारे में बात करते हैं तो शुगर के पेशेंट्स को सबसे पहले आलू को, शलजम को, अरबी को, ऐसी सब्जियां जो ज़मीन के नीचे लगती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए क्योंकि उनके अंदर शुगर बढ़ाने की कुव्वत ज़्यादा होती है। और कोशिश ये करें कि जो आपके हरे पत्तों वाली सब्जियाँ हैं जिसमें पालक अवेलेबल है, साग अवेलेबल है, लेटस लीव्स अवेलेबल हैं, भिंडी है आपके पास, उनका इस्तेमाल बेहतर रखें क्योंकि उनके अंदर जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, जो शुगर बढ़ाने वाली कुव्वत है वो कम होती है, जिस वजह से उनके शुगर लेवल्स के ऊपर मनफी असरात नहीं नजर आएंगे। ठीक है सोहा, आप हमें ये बताइए कि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिनका एकदम से शुगर लेवल बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, लो हो जाती है शुगर, उनको कौन सी ग़िज़ाओं का इस्तेमाल करना चाहिए? बिल्कुल सीधा, शुगर लेवल का कम हो जाना भी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये आती है कि शुगर का कम होना और शुगर का ज़्यादा होने के जो सिम्टम्स है वो ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं। जब एक इंसान की शुगर कम हो रही होती है या ज़्यादा हो रही होती है तो उसको बहुत ज़्यादा थकावट महसूस होती है, गनूदगी महसूस होती है, उसको धुंधला नज़र आ रहा होता है। तो इस पॉइंट के ऊपर पेशेंट को खुद से असेस नहीं करना चाहिए कि उसकी शुगर या तो बढ़ गई या कम हो गई है, फौरन से शुगर लेवल्स को चेक करना चाहिए। अगर शुगर लेवल 70 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से कम है तो इसका मतलब आप शुगर कम के केस में जा रहे हैं, हाइपोग्लाइसीमिया में जा रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में पेशेंट्स को फौरन से 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देने पड़ते हैं ताकि उनके शुगर लेवल में एकदम से स्पाइक आ जाए और वो हाइपोग्लाइसीमिया में जाने से रुक जाए। अब इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट्स हमें कहाँ से मिलते हैं। उसमें हमारे पास 3 टॉफियाँ आ जाती हैं, 1 चम्मच शहद हम पेशेंट को दे सकते हैं, आधा कप जूस दे सकते हैं, कोई भी ड्रिंक हम पेशेंट को दे सकते हैं ताकि उनके शुगर लेवल्स एकदम से नॉर्मल होने शुरू हो जाए। 15 मिनट का इंतजार करें, 15 मिनट के बाद दोबारा शुगर चेक करें। अगर पेशेंट के शुगर लेवल्स इंप्रूव नहीं हो रहे तो इन चीज़ों में से कोई एक चीज़ दोबारा से पेशेंट को दें। उसके बाद दोबारा 15 मिनट का इंतजार करें। अगर पेशेंट के शुगर लेवल्स ठीक हो गए तो वेल एंड गुड, अगर ठीक नहीं हुए तो इस केस से पेशेंट को फिर हॉस्पिटल लेकर जाना होता है ताकि फर्दर और जो नुकसान है जैसे कोमा का मसला, पैरालिसिस का मसला आ सकता है, उससे पेशेंट को बचाया जा सके। लेकिन जो खुद की असेसमेंट है उससे परहेज करें और फौरन से शुगर को चेक करें क्योंकि अक्सर औकात में ऐसा होता है कि शुगर ज़्यादा होती है और पेशेंट्स को लग रहा होता है कि गनूदगी सिर्फ इसलिए हो रही है कि शुगर लेवल कम है। शुगर के ज़्यादा होने में अगर पेशेंट को आप मीठी चीज़ें दोबारा से देंगे तो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और पेशेंट को किसी भी किस्म का पैरालिसिस का अटैक आ सकता है जो उसके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकता है। तो शुगर के असेसमेंट पहले करें, उसके बाद उसको जो 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट वाली चीज़ें हमने डिस्कस की हैं वो पेशेंट को ज़रूर दें।
आगे बढ़ते हैं जी। खेल के मैदान से खबर यह है कि हेड कोच और चीफ सेलेक्टर मिसबाउल हक की जानिब से ये कहा गया है कि बाबर आजम पावरफुल कप्तान है। मोहम्मद रिजवान टीम की पहली चॉइस है, जबकि उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद भी प्लान का हिस्सा है। नदीम खान से मिलकर लाया अमल अपनाने का भी इंदिया दिया गया है। मजीद क्या कहा, बिलाल अकील की रिपोर्ट में देख लेते हैं। दौरा इंग्लैंड से वापसी हेड कोच और चीफ सेलेक्टर कौमी टीम मिसबाउल हक का मीडिया ब्रीफिंग में कहना था कि सीरीज जीतने का अच्छा मौका था। बाबर आजम पावरफुल कप्तान हैं, अपने फैसले खुद करते हैं। बाबर पावरफुल है, वो अपने डिसीजन लेता है और उसको बिल्कुल हमारी तरफ से कोई ऐसी वो नहीं है कि यार ये करना। हम कोशिश यही करते हैं कि इसको पूरी तरह एम्पावर करें, क्योंकि मैं खुद कप्तान रहा हूँ एज ए कैप्टन। जब तक आप अपने डिसीजन नहीं लेंगे आपको एक्सपीरियंस नहीं होगा। इदारा जाती क्रिकेट की बंदिश पर मिसबाउल हक ने कहा कि उम्मीद है पीसीबी और हुकूमत जल्द खिलाड़ियों की बेरोजगारी का हल निकालेगी। आपके सिस्टम में जो प्लेयर खेल रहे हैं उनकी ओवरऑल रोजगार खत्म हो या आपके प्लेयर्स कम हो जाएं या उनको फाइनेंशियली लॉसेस हो। अनफॉर्चुनेटली कि अभी तक इस पे प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ। हेड कोच ने मजीद कहा हफीज, शोएब मलिक और वहाब वर्ल्ड कप तक खेल सकते हैं। बिलाल अकील, लाहौर न्यूज। नाज़रीन, रिपोर्ट आपने देखी है। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का। वापस आएंगे तो बात करेंगे तालीमी इदारे खुलने के हवाले से। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं। नाज़रीन, बात करेंगे कुछ तालीमी इदारे खुलने के हवाले से और यकीनी तौर पर उसके साथ साथ हमने बात करनी है, आज ही लिटरेसी डे मनाया जा रहा है कि पूरी दुनिया में शरअ ख़वानगी कितनी है, कितने बच्चे हैं जो स्कूल जाते हैं, कितने बड़े हैं जो कि आला तालीम हासिल करते हैं। अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान के कानून के मुताबिक 25A के मुताबिक रियासत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितने भी 5 से 16 साल की उम्र के बच्चे हैं उनको मुफ्त तालीम फराहम करे। लेकिन हमारे यहाँ मामला बिल्कुल ही उलट है। हमारे जो बच्चे हैं वो चाइल्ड लेबर में मसरूफ़ हैं और कोई उनको पूछने वाला नहीं है। तालीमी इदारों में इतनी सख्त ही नहीं है कि तमाम बच्चों को स्कूल पहुंचाया जा सके या फिर उनके मुस्तकबिल को बेहतर बनाने के लिए कुछ किया जा सकता है। इसी हवाले पे पहले बात करेंगे, उसके बाद हम यकीनी तौर पर बात करेंगे जी स्कूल खुलने के हवाले से, तालीमी इदारे खोलने के हवाले से कैसे SOPs पर अमल दरामद होगा। इसी तमाम मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है जी राना लियाकत साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी स्कूल टीचर्स यूनियन है। आपसे प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ आतिफ परवेज हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोफेसर डॉक्टर रफाकत अली अकबर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। माहिर तालीम हैं आप और इसके साथ साथ डायरेक्टर हैं जी आप इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च पंजाब यूनिवर्सिटी से आपका ताल्लुक है। इस प्रोग्राम में आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। प्रोफेसर साहब, लिटरेसी रेट हमारे यहाँ तो हालात खासे खस्ता हैं। बात आपने बिल्कुल दुरुस्त कही और आपने अपने इंट्रो में ये बात कही कि आईने पाकिस्तान इस बात को इंश्योर करता है 25A और कि 5 से 16 साल के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन जी बिला रंगो नस्ल की तमीज़ के और इलाके की तमीज़ के और मज़हब की तमीज़ के। अलमिया ये है कि 1947 से लेके 1973 तक जब ये आइन बना और फिर 1973 से लेके आज तक हम इस हदफ को, पाकिस्तान तो दूर की बात है, पाकिस्तान का कोई एक शहर ऐसा नहीं है जिसमें हम 100% लिटरेसी का हदफ पूरा कर सके हों। हत्ता कि इस्लामाबाद जैसा शहर भी इस हदफ से दूर है। और अगर हम पाकिस्तान की लिटरेसी पर ओवरऑल बात करें तो आपके लिए ये बात हैरानी की होगी कि पाकिस्तान के ऐसे इजला भी हैं जिनका लिटरेसी रेट 23-22% के करीब है। और अगर हम आगे जेंडर इक्वलिटी की बात करें तो फिर ऐसे इलाके भी हैं जहां लड़कियों का लिटरेसी रेट 9% से भी कम है। प्रोफेसर साहब, आप बिल्कुल ये बात कर रहे हैं, लाहौर जैसा बड़ा शहर हो, सूबाई दारुल हुकूमत हो, यहाँ के एतराफ में आप देख लें इवन कि लाहौर शहर में बसने वाले बहुत सारे बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जा पाते। लाहौर शहर के तीसरा हिस्सा, हर 100 में से 30-32 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। तो ये आप अंदाजा करें कि जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और जिसको हम कहते हैं कि ये इल्म का शहर है और स्कूलों और कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों का शहर है, तो वहाँ पर लिटरेसी का ये आलम है। बुनियादी इसकी वजह है, उस वजह को समझना बहुत ज़रूरी है। वो वजह यह है कि हमारे यहाँ हुकूमत के दावे और अकाउंटेबिलिटी, ये दो बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं।
पंजाब के अंदर आप जरा तसव्वुर कीजिए कि हमने 2002 में अलहदा एक पूरा डिपार्टमेंट सेक्रेटेरिएट में जो है वो एस्टेब्लिश किया, जिसका नाम हमने बेसिक एजुकेशन और नॉन फॉर्मल या लिटरेसी डिपार्टमेंट रखा, 2002 में रखा। और उसने अपना हदफ तय किया कि हम 2020 तक पूरे पंजाब के अंदर 100% लिटरेसी करेंगे। ठीक, ये हदफ था उसका एस्टेब्लिश करते हुए। एक पूरी ब्यूरोक्रेटिक मॉडल हमने बनाया, पूरा दफ्तर दिया, करोड़ों रुपए का बजट दिया, और आज 2020 को हम इख्तिताम कर रहे हैं। तो आपके लिए ये बात हैरत की होगी कि अब 2020 में वो क्लेम कर रहे हैं कि हम 2030 तक करेंगे। अच्छा, अब अभी क्या रेट, लिटरेसी रेट है क्या पंजाब का? अभी पंजाब का लिटरेसी रेट, ओवरऑल पाकिस्तान का लिटरेसी रेट जो है वो 60-61% है, जो गवर्नमेंट के आदाद शुमार है जी। और पंजाब का लिटरेसी रेट जो है वो 62% है। ये भी गवर्नमेंट के आदाद शुमार है, जो ताज़ा तरीन स्टैटिस्टिकल ब्यूरो ने जो। और लिटरेसी रेट का सर फॉर्मूला क्या है? लाइक बस बच्चे स्कूल चले गए तो हम उसको उसमें शामिल कर लेंगे, या फिर मैट्रिक में करेंगे, एफए में करेंगे क्या? टेक्निकली जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल डेफिनेशन है जी, 5 से 16 साल। ठीक, तो हमारे यहाँ 16 साल का बच्चा मैट्रिक करता है जी। तो फन्नी एतबार से तो हमारा लिटरेट पर्सन वो होना चाहिए जो मैट्रिक कर ले। ठीक, मगर पाकिस्तान ने सिर्फ ये किया हुआ है कि ऐसा बच्चा जो कुछ लफ्ज पढ़ सकता हो, अपना नाम लिख सकता हो, और बेसिक न्यूमरेसी या बेसिक थोड़ा बहुत हिसाब किताब कर लेता हो, उसको वो लिटरेट कहते हैं। हत्ता कि वो पहली जमात से स्कूल जाके वापस आ जाए, स्कूल ना भी गया हो तो उसने किसी और तरीके से ये सीख। अच्छा सर, अब ये बताइए कि अब आपने गुज़िश्ता हुकूमतों में या फिर इस हुकूमत में आप क्या इक़दाम देख रहे हैं स्कूल्स को बेहतर बनाने के लिए, या ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को स्कूल पहुंचाने के लिए? अच्छा, ये आपने कहा गुज़श्ता हुकूमतें और मौजूदा हुकूमत। मौजूदा हुकूमत की बात तो मेरी नज़र में अभी इसलिए नहीं हो सकती कि 2 साल हुए। असल में जिन लोगों ने पिछले 10, 20, 30 साल हुकूमत की जी, उनके इक़दाम पर हमारी नज़र हो सकती है, और आने वाले 2 सालों के बाद हम मौजूदा हुकूमत को भी देख सकते हैं कि इन्होंने क्या इक़दाम किए। वैसे मैं मौजूदा हुकूमत की आपको एक बात लिटरेसी के हवाले से बता देता हूँ कि जो 2020-21 का बजट है लिटरेसी का, वो बुनियादी तौर पे 2.5 बिलियन है। ठीक, अच्छा, इसके मुकाबले में जो पिछली हुकूमत थी वो बजट भी बहुत ज्यादा नहीं था, वो 2.6 बिलियन था जी। लेकिन एक स्लाइटली सा इंडिकेटर ये है कि मौजूदा गवर्नमेंट ने लिटरेसी में, चले बहुत बड़ा ना सही, थोड़ी सी बजट में कटौती और कमी जरूर की है। इससे क्या जाहिर हो रहा है? इससे यही जाहिर हो रहा है कि इनका कितना इंटरेस्ट है लिटरेसी के अंदर, और कितने दावे हैं जो लिटरेसी के। बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब, प्रोग्राम में शामिल रहे आपने, और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है कि बजाय इसके कि जो पीटीआई गवर्नमेंट की जानिब से नारा लगाया जाता था कि हमारी सेहत का मैदान, हमारी तालीम का मैदान तरजीहात में शामिल होगा, लेकिन अब वो आहिस्ता आहिस्ता तरजीहात से निकलता जा रहा है। नाज़रीन, बात कर लेते हैं जी स्कूल, कॉलेजेस, तालीमी इदारे। आखिर अच्छी खबर आ गई है, खुलने जा रहे हैं। बच्चे भी बहुत सारे तो बोर होकर रह गए थे, लेकिन बहुत सारे बच्चे परेशान हो गए हैं कि आखिर अब स्कूल जाना कितना है। घर में तो बहुत मौज मेला था, ना होमवर्क करना पड़ता था, ना काम करना पड़ता था। आपको बताएं जी, 13 मार्च से तालीमी इदारे बंद हैं, 6 माह मुकम्मल हो चुके हैं, अब आखिरकार खुलने जा रहे हैं। इस 6 माह के दौरान हमने देखा कि मैट्रिक के इम्तिहानात तो हो गए, लेकिन प्रैक्टिकल्स रह गए, इंटरमीडिएट के इम्तिहानात नहीं हो पाए। इसके साथ साथ टेक्निकल बोर्ड के इम्तिहानात होने थे, वो भी नहीं हो पाए। बीए पार्ट 2 के इम्तिहानात ऑनलाइन लिए गए। बहुत सारे ऐसे बच्चे जिन्होंने ऑनलाइन इम्तिहान नहीं दिया, उनके इम्तिहानात अभी भी बाकी हैं। इंजीनियरिंग के एंट्री टेस्ट होने थे, वो भी मुलतवी हो गए। तालीमी इदारों की जानिब से दाखिले किए जाते हैं जी, अगस्त सितंबर में जैसे गर्मियों की छुट्टियों का इख्तिताम होता है तो दाखिला सेशंस का आगाज हो जाता है, वो भी मुलतवी हुआ, वो भी अभी तक नहीं हो पाया। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इस 6 माह के अरसे में मुतासिर हुई हैं। अब इसको कैसे कंट्रोल किया जाएगा, SOPs क्या तय किए गए हैं, कितने बच्चों को एक दिन में बुलाया जाएगा, किस तरह से SOP पर इम्प्लीमेंटेशन कराया जाएगा। राना लियाकत साहब, सर क्या कहेंगे? आखिर जो है वो 15 सितंबर से बड़ी क्लासों के बच्चे आएंगे, फिर 23 सितंबर से कुछ और बच्चे आएंगे, फिर 30 सितंबर से ओवरऑल तालीमी निज़ाम बहाल हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो हमें सबको ये दुआ करनी चाहिए कि जिस कोरोना वबा से हम गुजरे हैं जी, और जब स्कूल खुलने जा रहे हैं तो अल्लाह ताला जो है ना हम पे अपनी रहमत फरमाए ताकि हम उस वबा से बच सकें। आमीन। अच्छा, अब सूरत हाल ये है कि हमारे मुआशरे में ना असल जो जुनूनियत बहुत ज़्यादा है। हम किसी चीज़ को भी लेकर ना इतनी हाइट क्रिएट कर देते हैं कि जैसे पता नहीं क्या हो गया, 6 माह से स्कूल बंद है। एक्चुअल अगर आप देखें तो इसमें 3 माह तो हमारी मौसम गर्मा की तातील आ जाती हैं।
फिर उसके साथ हमारी मुख्तलिफ जो त्यौहार हैं या एतवार के दिन हैं ये निकालें, तो मेरे अंदाजे के मुताबिक तकरीबन हमने बच्चों को अगर नहीं तालीम दी तो वो तकरीबन 45 से 50 या 55 डे बनते हैं, ठीक है ना। लेकिन इतना प्राइवेट सेक्टर की तरफ से शोर के जी ये हो गया, वो हो गया, फलां हो गया, लेकिन अब जो SOPs बनाए गए हैं, मैं समझता हूं कि ये SOPs भी अगर हम इसको मनोवन तस्लीम अमल करवाएंगे तो मुश्किल लगता है। उसके लिए कि पहले तो हमें फंड्स चाहिए इसके लिए स्कूलों में, और बदकिस्मती ये है कि हमें पिछले साल भी जो NSB नॉन सैलरी बजट मिलता है जिससे हम यूटिलिटी बिल्स देते हैं या दीगर हम छोटे मोटे काम करवाते हैं, तो वो भी नहीं हमें मिला। उसके बाद ये माली साल जो 1 जुलाई से शुरू हुआ है, इसका फर्स्ट क्वार्टर जो मिलना था उसके पैसे अगर आए हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी के पास हैं, वो अभी तक स्कूलों को नहीं मिले। अब स्कूल खुलने में तकरीबन 4 से 5 दिन रह गए हैं। अगर वो पैसे उनको मिलते हैं तो वो पता नहीं 15 के बाद मिलेंगे, इंतजाम उससे पहले करने हैं। फिर ये कह रहे हैं कि जी स्कूल को आप मरलावार खोल लें, पहले आप 9th और 10th को बुला लें। अब देखें जब 9th और 10th को हम बुलाएंगे तो अगर फर्ज करें एक स्कूल में 400 बच्चा 9th और 10th का है, पहले वो बच्चे जो थे वो तकरीबन 6 या 7 क्लासेस में बैठ जाते थे। अब जब हम उनको तादाद उनकी कम करेंगे, 20-20 बच्चों को बिठाएंगे, तो हमें उसके मुकाबले में डबल क्लासरूम चाहिए और डबल ही टीचर चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि जी हमने नेक्स्ट वीक में जो है ना हमने 6ठी से लेकर 8वीं तक को बुला लेना है और फिर उनको भी इस तरह बिठाना है। चले इस पे हम मजीद भी बात करते हैं। आतिफ, हमें ये बताइए कि ये डबल शिफ्ट चलाने की इजाजत नहीं होगी, आधे बच्चे एक दिन क्लासरूम में आएंगे, आधे, ये तो पूरा प्लान बन चुका है स्कूल्स की जानिब से या अभी बनाया जाएगा? ये तो पूरा एक प्लान है कि इस तरह होगा। देखिए कागजों में तो ये सब कुछ तैयार हो चुका हुआ है कि किस तरीके से जो है बच्चों को डबल शिफ्ट में बुलाना है। अब ये स्कूलों पे है कि वो किस तरीके से बच्चों को ये पैगाम पहुंचाते हैं कि आपने इस दिन आना है और ये इस दिन छुट्टी करनी है। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी और महकमा स्कूल एजुकेशन की जानिब से ये जो अब कल इस हवाले से ऐलान तो हो गया है वफाकी वजीर की जानिब से, लेकिन अभी तक इस पर नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। तो जब तक नोटिफिकेशन जारी नहीं होता स्कूल सरबराहान जो है वो अपने तौर पे कुछ नहीं करेंगे जब तक वो कहते हैं कि हमारे पास कोई रिटर्न में ना आ जाए। टाइमिंग्स क्या होंगी स्कूल की? टाइमिंग के हवाले से भी अभी कोई ऐलान नहीं किया गया, सिर्फ यही बता दिया गया है कि डबल शिफ्ट नहीं होगी, जो है बच्चों को मुतबादिल दिन में बनाया जाएगा, जो एक दिन आएगा उससे अगले दिन छुट्टी होगी। अब ये किस तरीके से इम्प्लीमेंट होना है, प्राइवेट स्कूलों से तो प्लान मांग लिया गया था कि आप प्लान दे दें, सरकारी स्कूलों का प्लान जो है उसके हवाले से अभी कोई तैयारी नजर नहीं आ रही, क्योंकि जो असातिज़ा और स्कूल सरबराहान की तैयारी तो की जा रही है, उनको तरबियत तो दी जा रही है कोरोना के SOPs के हवाले से, लेकिन उनको अब ये नहीं पता कि कितने बच्चे जो हैं वो इनरोल रह गए हैं, कितने बच्चे जो ड्रॉप आउट हैं, और जितने जो नए बच्चे आए थे उनकी तादाद क्या है, हर क्लास में जो है कितनी तादाद है, उसको कौन से बच्चे को एक दिन बुलाना है और उन बच्चों तक पैगाम भी तो पहुंचाना है कि आपने इस दिन आना। लियाकत साहब, कैसे पहुंचाया जाएगा बच्चों को? क्या एक एक बच्चे के घर फोन जाएगा कि भाई आपकी क्लास? देखिए हमारे पास जो है ना मकामी तौर पर एक बहुत बड़ा हमारे पास एक नेटवर्क है मसाजिद का, ठीक। तो हम सरकारी स्कूल्स वाले जो हैं वहाँ पर हमने मकामी मस्जिद इंतजामिया से मिलकर हम मसाजिद में अनाउंसमेंट करवा देते हैं कि जी फलां तारीख को स्कूल खोल रहे हैं। लेकिन अब वही आतिफ वाली बात के बच्चे तो वो 9th और 10th के सब आ जाएंगे एक ही दिन। हाँ। अब उनको डिवाइड करना, उनको बताना आगे फिर मसला है। फिर मैं वही बात करूंगा कि देखें आप अगर प्राइवेट सेक्टर में चले जाएं तो वहां पर तो क्लासरूम जो है उसका साइज बहुत छोटा है, कहीं किचन में है, कहीं बेडरूम में क्लास बनी हुई है, ठीक है। हमारे तो फिर चले क्लासरूम कहीं ना कहीं 16 बाई 22 का कमरा आपको मिल जाता है, यानी कि बहुत ज्यादा तादाद में कमरे हैं इस तरह, यानी कि मसाइल बहुत ज्यादा हैं। राना लियाकत साहब, SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन स्कूलों में बच्चों से करवाना कितना आसान कितना मुश्किल? इंतहाई मुश्किल है। आप देखें कि जब आपने ईद उल फितर पर या दीगर तक मजहबी जो त्यौहार थे या मसाजिद में आप किस हद तक, यानी कि जहाँ पर मैच्योर लोग थे, आप उनसे वो SOPs अमल दरामद नहीं करवा सके, तो फिर स्कूलों में किस तरह एक बच्चा घर से मास्क पहन के आता है, रास्ते में उसका अगर मास्क गुम हो जाता है तो क्या हम उसको स्कूल के अंदर एंटर नहीं होने देंगे? बच्चे हैं 1000 बच्चा अगर स्कूल में पढ़ता है तो आप अगर उनके हैंड वॉश आपने करवाने हैं तो उसके लिए गवर्नमेंट के SOPs के मुताबिक 20 सेकंड तक जो है ना वो बच्चा हाथ धोएगा, तो 1 घंटे में 180 वो भी सेटअप भी लगाने का कहा गया। वो पैसा होगा तो फिर है, फंड्स होंगे तो तब है ना। और बदकिस्मती ये है कि हमारे मुआशरे में जब भी कोई इस तरह का कोई वबा आ जाती है या कोई हालात पैदा हो जाते हैं तो जो मेटल डिटेक्टर हमें दहशतगर्दी के दौर में 500 रुपए का था वो 5000 में मिला। आज भी टेम्परेचर गन जो है जो 1200-1300 की है वो मार्केट में आपको 5 या 6000 की मिल रही है, क्योंकि लोग हमारी मजबूरियों से फायदा उठाते हैं।
उनको अपने सरमाए से है। यही वजह है कि हम हर काम जो है ना अपने खिदमत, मुल्क की खिदमत नहीं समझते, बल्कि हम उसको कारोबार समझ के करते हैं। मैं ये कहता हूँ कि कम से कम जहाँ पर 1000 बच्चा पढ़ता है तो वहाँ पर डेली कम से कम हमें 5 से 6 हज़ार रुपये खर्च करना पड़ेगा बच्चों को महफूज रखने के लिए। आपके पास इतना बजट है? नॉन सैलरी बजट मिलेगा क्या इतना? मैं तो कह रहा हूँ कि नहीं मिल रहा हमें बजट, और यही मसला है कि अगर खुदा ना खास्ता ये मामला बिगड़ जाते हैं और डेंगू भी सर उठा रहा आगे, तो हमारे पास तो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं आगे कि हम बच्चों को हॉस्पिटल में दाखिल करवा लें या उनका इलाज मुआवजा करवा लें। दूसरी तरफ ये है कि ये जो एक हफ्ते का इन्होंने गैप डाला है, मैं समझता हूँ इनको चाहिए कि 15 दिन का गैप डालें। 15 दिन के बाद जो है ना मुख्तलिफ क्लासेस को बुलाएं, क्योंकि कोरोना जब किसी को लगता है तो वो 6 से 7 दिन जो है ना उसे वो महसूस नहीं होने देता। उसके बाद जो है ना उसका इम्पैक्ट आता है कि वाकई ये आदमी जो है ना इस पर मुब्तला हो गया है। तो फिर बात ये भी है कि बच्चे जब घरों में जाएंगे वो कैरियर के तौर पर जो है ना कोरोना को ना ले जाएं और उनके घर में जो पेरेंट्स हैं उनके या बड़े लोग हैं वो इफेक्ट ना करें। बहुत शुक्रिया राना लियाकत साहब प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आतिफ परवेज आपका भी बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल रहने के लिए। यकीनी तौर पर असातिज़ा की जानिब से, स्कूल इंतजामिया की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है कि SOPs पर इम्प्लीमेंटेशन और वो भी बजट के बगैर कराना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुश आमदीद कहते हैं नाज़रीन। 8 सितंबर, जैसा कि आज प्रोग्राम के आगाज में मैंने आपको बताया था कि आज पाक बहरिया का आलमी दिन मनाया जा रहा है। 1965 की जंग में जहां पर हमारी बर्री फौज ने, हमारी फ़िज़ाइया ने क्या शानदार अपने फ़न का मुजाहरा किया और दुश्मन के दांत खट्टे किए, वहीं पर हमारी बहरी फौज भी कहीं पीछे ना रही और हमेशा हमारे समंदरों की, हमारे पानियों की हिफाजत करते हैं कि कहीं से भी कोई दुश्मन जो है वो इनमें दाखिल ना हो पाए, और अगर कोई ऐसी जुर्रत करता है तो फिर ऐसा मुंह तोड़ उनको जवाब मिलता है कि दोबारा किसी की हिम्मत नहीं होती। नाज़रीन, हमारे जो पाक बहरिया है उनकी जानिब से आज के दिन के हवाले से स्पेशली एक डॉक्यूमेंट्री जारी की गई है सुरखरू के नाम से, जिसका एक टीजर हमारे पास मौजूद है जो आपको दिखाते हैं। उसके बाद मेहमानों से आपका तारुफ करवाते हैं। पुलवामा अटैक 14 फरवरी, और यहाँ भी भारत को मुंह की खानी पड़ी है। Pakistani Navy claimed it detected the Indian submarine. I can also see the submarine on tactical mission system. It's definitely an Indian submarine. Prepare for mad run. Prepare for mad run. Captain of the aircraft, ready to fire the weapon now. I'm ready with the weapon. We can hit that submarine now. Alarm aircraft. Alarm aircraft. ये खेल हमें बड़ा अच्छा आता है और किसी और को खेलना हो तो पहले सीख के आए। क्या बात है जी। टीजर आपने देखा है। हमारे साथ मेहमान जो मौजूद है, मैं आपका तारुफ उनसे करवा देती हूँ। लेफ्टिनेंट कमांडर जोवेरिया नसीम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सप्लाई ब्रांच ऑफिसर हैं आप। आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मेरे साथ तशरीफ फरमाएं जी कमांडर यजदान अली साहब हैं, आप ऑपरेशंस ब्रांच के ऑफिसर हैं, एविएशन के स्पेशलाइज्ड हैं। आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। सबसे पहले मैं आपसे आगाज करना चाहूँगी, बीइंग अ फीमेल, कितनी अच्छी फील्ड है, कितनी टफ है, क्योंकि फोर्सेस में जाना ख़वातीन के लिए खासा मुश्किल समझा जाता है। बेसिकली मैं ये कहूँगी कि दिस इज़ द सेफेस्ट फील्ड फॉर फीमेल्स, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ जो होती है जब आप कोई काम को शुरू करते हैं, एक सपोर्टिव हैंड आपके पास होना चाहिए। एनवायरनमेंट इतना आपके लिए सपोर्टिव होता है, फिर आपके लिए एक रिस्पेक्ट जो होती है किसी भी फीमेल के लिए, किसी भी इंसान के लिए सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो मैं ये समझती हूँ कि ये वो फील्ड है जहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा आप रिस्पेक्ट अर्न भी करते हैं, लोग आपको रिस्पेक्ट देते हैं। तो काम के लिहाज से तो ख़वातीन आप देखें कि आप भी फील्ड में, आपको भी सुबह शाम जो है किसी से पीछे नहीं है जी, किसी से पीछे नहीं है बिल्कुल। लेकिन ये है कि काम हर कोई करना चाहता है, लेकिन जब आपको सपोर्ट मिलती है रिस्पेक्ट के साथ और आपकी जो कोशिशें हैं उसको एडमायर भी किया जाता है, तो मेरे ख्याल में वो काम फिर आपके लिए एक एम्बिशन बन जाता है। ठीक, यजदान अली साहब, कैसे होती है समंदरों के पानियों की हदूद की हिफाजत? ये पाकिस्तान नेवी की जो मेन ड्यूटी है वो ये है कि पाकिस्तान की समंदरी हदूद की हिफाजत करना जी। इसके लिए हमारे पास हर तरह के प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं। नेवी जो है एक 4 डायमेंशनल फोर्स है।
जिसका मतलब ये है कि एविएशन के प्लेटफॉर्म्स हैं, हवाई जहाज़ मौजूद हैं जिसमें, और समंदरी शिप्स मौजूद हैं, और इसके अलावा सबमरीन मौजूद है, और बाकी हमारी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस। तो ये सब का एक मिलजुल के एक पूरे एरिया की सर्वेलेंस करना, बहरा अरब की पूरी सर्वेलेंस करना और इसकी हिफाजत करना, ये हमारी एक मेन जिम्मेदारी है। ठीक, कितने कितने दिन जो ऑफिसर्स हैं उनको शिप्स पे रहना पड़ता है या फिर उनको पानियों में ही रहना पड़ता है, कितना कितना टाइम गुजर जाता है? ये बेसिकली अप टू दी नेचर ऑफ डिप्लॉयमेंट है कि क्रूज पे अगर शिप्स जा रहे हैं तो उनके सर्टेन डेज डिफाइन होते हैं, तो ये ऑलरेडी ट्रेंड होते हैं। इसके लिए ये आपके लिए तो नई बात होगी कि कितने मेरे लिए, हमारे सब देखने वालों के लिए एक बहुत नई बात है। हाँ, लेकिन ये हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो पानी के ही ट्रेंड होते हैं। एज यू नो कि पाकिस्तान नेवी है, नेवी से रिलेटेड है, तो वो कभी इस चीज़ से शेकी नहीं होते कि हमें इतने दिन डिप्लॉयमेंट के लिए। तो वो बेसिकली मिनिमम मैक्सिमम कितने कितने दिन, महीने, हफ्ते क्या हो? ये बेसिकली क्रूज जैसे अगर 1 मंथ के लिए कोई जा रहा है, 3 मंथ्स के लिए जा रहा है, तो उसके लिए ये बिल्कुल ऐसे ही है किसी भी नेवल ऑफिसर के लिए कि आम जिंदगी की तरह उनकी रूटीन चल रही होती है। उन्हें ऐसे नहीं फील होता कि हमारा जहाज जा रहा है, क्योंकि ये वो ट्रेनिंग उनकी ऐसी हुई होती है कि वो दे आर रेडी फॉर एनी टाइम, वो उसी जिंदगी के लिए तैयार। बिल्कुल। हाँ। तो ट्रेनिंग इंसान को बिल्कुल मोल्ड कर देती है कि जमीन पे रहने वाला पानी 3-3 महीने जब पानी पे जिंदगी गुजारता है, तो लेकिन नेवी उनको इतना ट्रेन करती है कि उनके लिए वो इसी तरह है जैसे आम रूटीन लाइफ चल रही होती है। अच्छा, हमें ये बताइए कि जब आप समंदरों में, पानियों में, गहरे पानियों में रहते हैं तो फिर फीलिंग्स क्या होती हैं कि आप बहुत डिफरेंट काम कर रहे हैं? एक प्राइड है और एक अच्छी फीलिंग है। डेफिनेटली टफ है, लेकिन एक एहसास जिम्मेदारी के साथ जब हम लोग जाते हैं और एक जज्बा जहाद जो है उसकी वजह से एक फीलिंग ऑफ प्राउड और एक अच्छी फीलिंग है, वो उसके साथ वो काम करने में मजा भी आता है। हाँ। और अच्छा भी लगता है। ट्रेनिंग्स कितनी टफ होती है? ट्रेनिंग टफ होती है, बट उससे एक ऑफिसर का, एक जवान का करेज लेवल और उससे उसकी जंगी सलाहियतें इम्प्रूव करने की उसको मौका मिलता है। तो टफ होती है, अच्छी होती है। अच्छा, ट्रेनिंग्स जो हमारे फौजियों को स्पेशली दी जाती है, हमारे फोर्सेस को, वो मेरा ख्याल है कि उनकी बाकी जिंदगी पर भी बहुत असरअंदाज होती है, नज़्म ज़ब्त के हवाले से, आपकी हर चीज़ के हवाले से। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, क्योंकि जब एक इंडिविजुअल, जब सिविलियन लाइफ इंसान की गुजर रही होती है तो वो अपनी रूटीन के मुताबिक चल रहा होता है, वो अपनी कैपेबिलिटीज को जज नहीं कर पा रहा होता। मेरा ख्याल है कि रूटीन होती नहीं है, कभी इधर कभी उधर, बहुत मुश्किल से रूटीन बनती है। वो अपने लिहाज से अपने आप को रख रहा होता है कि मैं सुबह अगर उसने मतलब अर्ली मॉर्निंग भी अगर उसने उठना है तो लाइक 7 o'clock 8 o'clock उनका एक टाइम होता है। लेकिन जब एक फौज की रूटीन होती है, वो आपको रेडी कर रहे होते हैं कि एनी टाइम आपको वॉर के लिए रेडी कर रहे होते हैं। और हमारा हर एक दिन इस तरह नहीं होता कि हम पीस टाइम में, आपने सुना होगा द मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर, तो फौज हमेशा इसी तरह तैयार रहती है। तो हमारी रूटीन इस तरह की हो जाती है कि अगर आपने यूनिफॉर्म में जो आपको रूटीन फॉलो की जाती फॉलो करते हैं तो फिर हमें आदत हो जाती है। अर्ली मॉर्निंग हमें उठने की आदत हो जाएगी, अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, ये वाली आदत हमें इनकलकेट हो जाती है। फिर आगे मैं समझती हूँ कि हमारे बच्चों में ये चीज़ें, ये आदतें आना शुरू हो जाती हैं कि आपका डिसिप्लिन लाइफ हो जाती है, हर चीज़ की आप एक डे प्लानर होता है आपके पास। ऐसे नहीं है कि उठेंगे तो देखा जाएगा। हाँ। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह ये उठेंगे देखा जाएगा, और अगर ऑफिस जाने का या फिर जॉब पे जाने का नहीं दिल चाह रहा तो फिर पेट दर्द का बहाना बना लिया या कुछ भी कर लिया कि भाई मैं तो सीढ़ियों से, ऐसा कोई मामला नहीं होता यहाँ पे। एक एहसास जिम्मेदारी है जो जिसकी वजह से ये सब चीजें उस तरह नहीं होती, जैसे शायद एक एहसास जिम्मेदारी के साथ, एक नज़्म ज़ब्त के साथ। घर में जब आप लोग ऑफिसर्स बन जाते हैं, ट्रेनिंग इस तरह की हो जाती है कि वो आपके अंदर तक अब्जॉर्ब हो जाती है, आप चाहें भी तो आप खिलाफवर्जी नहीं करेंगे, आपका दिल ही नहीं मानेगा कि खिलाफवर्जी करें। तो फिर बाकी घर वालों को भी फोर्स करते हैं कि भाई कोई नज़्म ज़ब्त होना चाहिए जिंदगी में, ऐसा नहीं ऐसा करें। नहीं, फोर्स नहीं करते, लेकिन एक जैसे घर वाले या एक लाइफ पार्टनर है और बाद में जब बच्चे, उस तरह से वो उस डिसिप्लिन लाइफ के आदी हो जाते हैं खुद ही ऑटोमेटिकली। और क्योंकि वो उस एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, अपने वालिदैन को वो उस तरह से देख रहे होते हैं, तो वो ग्रूम उस तरह से
डिसिप्लिन्ड एक लाइफ का पैटर्न जो है उसको फॉलो करने के आदी हो जाते हैं। तो वो एक सेल्फ इनकलकेटेड ना उनके अंदर एक सलाहियत आ जाती है। ठीक, हमें ये बताइए कि ट्रेनिंग्स के दौरान हमारे जो स्पेशली बहरिया की फोर्सेस हैं क्या क्या सिखाया जाता है? अगर आप लेडीज़ से के रिगार्डिंग बात करेंगे तो हमारा एक जैसे अल्लाह की तरफ से ख़वातीन की जो कैपेबिलिटीज़ हैं वो मेल जो हैं उनसे कंपैरेटिवली हमें ये फील होता है कम है। तो हमारा जो ट्रेनिंग प्लान है होता साइड बाय साइड हर चीज़ वही है जो मेल ऑफिसर्स कर रहे होते हैं। हम उन्हीं के साथ जो हमारी रनिंग है, माइल है, क्रॉस कंट्री है और पेट है, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट है, ईच एंड एवरीथिंग वी डू लाइक दी मेल ऑफिसर्स। लेकिन उसमें जो एक मेडिकली भी हर चीज़ को देखते हुए एक प्लानर जो हमारा किया जाता है तो उसमें थोड़ी सी इंटेंसिटी, क्योंकि हमारी फिजिकल एंड्योरेंस भी कम है थोड़ी सी, जो है ये एक नेचुरली है हाँ, कि आप हाँ। तो उसमें ये होता है ट्रेड भी हम साथ कर रहे होते हैं और लेकिन थोड़ी सी रिलैक्सेशन मिल जाती है कह सकते हैं समहाउ, क्योंकि जाहिर बात है आप ये देखें कि फीमेल्स की फिजिकल एंड्योरेंस जो है वो मेल जो होते हैं उनसे कम होती है। तो इस चीज़ को एडमिट करना चाहिए ओपनली। हाँ। जो चीज़ है। आपकी क्या क्या ट्रेनिंग्स होती हैं स्पेशली जब आप ऑफिसर बनने से पहले सीख रहे होते हैं, क्या क्या ट्रेनिंग्स के मराहल होते हैं? पहले तो एकेडमी का वो है ट्रेनिंग है, फॉलोड बाय फिर शिप की ट्रेनिंग होती है। ठीक। उसके बाद जो ब्रांचेस हैं वो ऑफिसर्स को एलोकेट कर दी जाती हैं सब्सिक्वेंटली, फिर उनकी वो स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग्स होती हैं। अगर ऑपरेशंस ब्रांच है, ऑपरेशंस के वो सब्जेक्ट्स पढ़ के उन फील्ड के अंदर वो आगे फर्दर ग्रूम करते हैं और सब्सिक्वेंटली फिर उसमें जब ऑफिसर्स शिप से एक ट्रेनिंग हासिल कर लेते हैं फिर उसके बाद उनको ऑप्शन दी जाती है कि अगर किसी ने कोई स्पेशल सर्विसेज ज्वाइन करनी है, मिसाल के तौर के ऊपर सबमरीन फोर्स या एविएशन या स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेस जो जनरली कमांडोज जिनको कहते हैं, तो वो ऑप्शन दी जाती है। फिर उसकी एक अलहदा से ट्रेनिंग वो हासिल करते हैं ऑफिसर्स और जवान। ठीक, हमें ये बताइए कि आप पैराशूटर भी हैं, उसमें आसमान पर जाना बहुत सारे लोगों को फोबिया होता है और मेरा ख्याल है ख़वातीन को ज़्यादा डर लगता है। नहीं, मैं ये समझती हूँ हाँ। कि जब इंसान अपने दिल में तहैया कर लेना कि मैंने भी जहाज से जंप करनी ही है, तो पैराट्रूपर सिर्फ एक मतलब नाम पहले था कि फोर्सेस में लेडीज़ नहीं थी। अब जैसे जैसे हम देखते हैं अपने काउंटर पार्ट्स को देखते हैं, मेल ऑफिसर्स को देखते हैं कि उन्होंने ये विंग्स लगाए होते हैं, तो इंसान को शौक तो होता है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले अपने आप को रेडी करना, मतलब आपकी अपनी ट्रेनिंग के जब मैंने लाइक किया था पैरा ट्रूपिंग के लिए टेस्ट दिया था, तो उसका फिजिकल एफिशिएंसी जो टेस्ट है वही इतना टफ था कि अगर आप उसको क्वालिफाई नहीं करते तो आपको आगे ही कोई जाने नहीं देता। तो उसके लिए सेल्फ ट्रेनिंग थी पहले, और उसके बाद जब ट्रेनिंग हो जाती है उसके बाद हम लोग कोशिश दुआ कर रहे होते हैं बस हमें जहाज पे ले जाएं और वहां से फेंक दें। हम तंग आ जाते हैं कि बस वो खौफ ही नहीं रहता जो आम इंसान को जिसने ट्रेनिंग नहीं की होती उसको तो खौफ होता है कि जहाज पे जाएंगे तो क्या। मैं आपको लिटरली बताऊं कि जब मुझे जहाज पे लेके गई थी और स्ट्रिक्ट लीडर थी मैं, जिसने फर्स्ट जंप करना होता है, वो स्ट्रिक्ट लीडर होता है, तो मेरे जहन में ये आया ही नहीं कि हो सकता है मैं गिरूं तो मैं मर जाऊं। ठीक, ऐसी कोई सोच मेरे जहन में नहीं आई। ऐसा खौफ आ जाएगा फिर तो आप नहीं कर सकते, आता ही नहीं है। आपको इतनी रिगरस ट्रेनिंग कराते हैं कि आप तंग होते हैं ट्रेनिंग से, सारा दिन आप ग्राउंड में होते हैं कि बस अब हमें प्रैक्टिकल करें हमें। हाँ जी, हम कहते हैं सारी आप ऐसे आप मतलब सिमुलेशन सारी करवाते रहते हैं, वो इतनी करवाते हैं कि हम तंग आ जाते हैं। सिर्फ हमें ब्रेक मिलती है नमाज की और खाने की, उसमें सारा दिन सनराइज से सनसेट हम ग्राउंड में होते हैं। तो मैं कहती हूँ ट्रेनिंग इतनी ज्यादा होती है कि इंसान तंग आ जाता है, कहते हैं कि जो होना है ना, लेकिन उसका फिर जो रिवॉर्ड मिलता है वो फिर मेरा ख्याल इंसान सारी उम्र फिर आपके सीने पे सजा रहता है। और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप बात कर रही हैं, तो फिर जब कोई इस तरह पूछता है तो बड़ा इंसान ऑनर फील करता है कि अल्लाह ताला ने इतनी हिम्मत दी आपको। हाँ, हमें ये बताइए कि अभी 2019 की हम बात कर लें तो हमने भारत की सबमरीन भी आ गई थी, ये किस तरह से होता है, ऑपरेशंस किस तरह से होते हैं कि जो दुश्मन ममालिक की कोई भी शिप या फिर उनकी कोई सबमरीन आ जाए तो फिर उनको किस तरह से डिटेक्ट किया जाता है, कैसे उनको अपने कब्जे में किया जाता है? जी, ये तो एक हमारे साहिलों में ये ऑपरेट कर रही थी, और दूसरा इसको डिटेक्ट करने की हमारे पास सलाहियत मौजूद है थ्रू हमारे पास एक रिकॉनेसेंस प्लेन्स जिनको हम लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट या P3C ओरियन इस केस में जो एयरक्राफ्ट थे वो मौजूद थे। वो ऑलरेडी उस पर एक मिशन पे, क्योंकि हम उस वक्त जंगी हालात में थे पूरे मुल्क को कौम,
और उस वक्त उसको मिशन असाइन किया गया हुआ था और वहाँ पे उस वक्त के ऊपर सबमरीन का निकलना एक बाहर थी और उसको फिर सक्सेसफुली उसको डिटेक्ट करना, ये एक हमारे लिए ऑनर के साथ साथ एक काबिल फ़ख्र एक बात है। और इसको डिटेक्ट करने के लिए हमारे पास स्पेशलाइज एक इक्विपमेंट मौजूद हैं, जहाज़ मौजूद हैं, शिप्स मौजूद हैं और उनके थ्रू ये डिटेक्ट होती है। ठीक है, हमें ये बताइए कि जब आप पैराट्रोपिंग करती हैं और फिर जब आसमान से आपको जहाज से छोड़ा गया और फिर आसमान की बुलंदियों पे फीलिंग्स क्या थी? कुछ सोच आ रही थी या फिर ये था कि अब बाहिफाजत ज़मीन पे पहुंच जाएं? तो मैंने आपको पहले बताया ना कि हम ट्रेनिंग से इतने तंग थे और जब हमें ये ऊपर जहाज़ पे हमें लेके गए, ड्रॉपिंग जोन दिखा रहे हैं, स्टिक लीडर को सारी चीज़ें बता रहे होते हैं कि ये ड्रॉपिंग जोन है, ये ऑल्दो थोड़ा सा दिल में होता है कि जंप करना है, लेकिन बस हम कहते हैं ड्रॉपिंग जोन किधर है, किधर जाना है, हमें छोड़ दें बस। अच्छा। तो उसमें बस बिल्कुल ऐसे छोटे छोटे आपको ब्लॉक्स नजर आ रहे होते हैं, दरवाजा खुला होता है जहाज का और हवा इस तरह होती है जैसे आप, मैं एग्जैक्ट आपको कहूँ कि आंधी में शॉपर उड़े होते हैं ना, कि आपको समझ नहीं आती, इंसान की कोई वैल्यू नहीं है। हाँ। और जैसे आप जंप करते हैं एक जर्क से जो है वो आपकी जो स्टैटिक लाइन है वो आपको छोड़ती है और आपका डिप्लाई हो जाती है कैनोपी, जो पैराशूट है वो कैनोपी होता है। इट टेक्स हार्डली 4 सेकेंड्स एक कैनोपी डिप्लाई होती है, लेकिन वो जो 4 सेकेंड्स होते हैं वो आपको सारी जिंदगी नहीं भूलते। अच्छा। वो आपको जो जर्क लगता है वो अभी भी जो है ना, मुझे गूज बम्स फील हुए, वो जो जर्क आपको लगता है ना कि ऐसा 4 सेकेंड लाइक टाइम का कोई पता नहीं चलता, लेकिन वो 4 सेकंड्स मेरा ख्याल ठहर जाते हैं, बिल्कुल ठहर जाते हैं। लेकिन जब कैनोपी डिप्लाई हो जाती है तो फिर आप कहते हैं कि आप हो जाता है, फिर आप एंजॉय करने दुनिया फतह कर ली और आपने वो आप बताते किसी को नहीं आपके साथ हुई क्या। अच्छा, बिल्कुल। तो जब आप नीचे आते हैं, आपने सबको बता दिया है कि ऐसा होता है, लेकिन मैं ये भी कह रही हूँ कि डेयरिंग होना चाहिए। जिंदगी में चैलेंजेस ना होना तो जिंदगी बिल्कुल मतलब बेरंग है, कोई मजा नहीं आता। आज अगर आप मुझसे पूछ रही हैं तो वो डेयरिंग एक्ट मैंने किया तो आप पूछ रही हैं, वरना मुझे भी बताने में मजा ना आता। बिल्कुल। हमें ये बताइए कि बहुत सारे लोग हैं वो त्योहार होते हैं, घर में कोई भी अच्छी बुरी खबर होती है, अपने घरों में जाते हैं, इस तरह की कितनी चीजें कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ती हैं हमारे ऑफिसर्स को? ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है बेसिकली, इसका एक वही बात है कि एहसास जिम्मेदारी है। देखें, ईद पे या कोई इस तरह के त्योहारों में या बाकी छुट्टियों के दिनों में कोई अपनी ड्यूटी के ऊपर खड़ा हुआ होता है तो मुल्क और कौम को एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी उनको होती है। ठीक है, तो वो आपको वो एहसास देने के लिए किसी ने तो खड़ा होना है अपनी बॉर्डर्स को सिक्योर रखने के लिए और उनको गार्ड करने के लिए। तो ये एक, बल्कि इसको आप इस तरह से अगर कहें कि एक प्राउड फीलिंग और एक सेंस ऑफ एक ऑनर की बात है, जिसकी वजह से वो कॉम्प्रोमाइज नहीं फील होता, वो एक अच्छा एहसास होता है। लेकिन हम तो इससे भी आपकी कुर्बानियां समझते हैं कि आप लोग वहां पर मौजूद होते हैं, सरहदों पे मौजूद होते हैं, ताकि जितने भी हमारे हम वतन हैं, हम लोग हैं, अपने त्यौहार भी अच्छे से गुजारें। और ये लोग यकीनी तौर पर, मैं अभी भी इसको कुर्बानी कहूँगी कि ये लोग कुर्बानियाँ देते हैं और हम सब के लिए देते हैं, हमारे सुकून के लिए देते हैं। अच्छा, वो 4 सेकंड वाला मुझे मामला बताएं कि वो पहली बार वाले 4 सेकंड थे या अब भी हमेशा वो 4 सेकंड आते हैं? वो हर जंप पे 4 सेकंड आते हैं, क्योंकि हमें ये ट्रेनिंग दी जाती है कि जब आपने जहाज से जंप करना है, फीट टुगेदर, नी टुगेदर, और वो ट्रेनिंग इस तरह दी जाती है कि आप नींद में भी आपको झटका आए तो फीट टुगेदर, नीज टुगेदर हो जाते हैं। तो वो हमें ट्रेनिंग दी जाती है, वो इसी झटके की वजह से दी जाती है कि जो आपको एकदम से वो मतलब नर्व्स को नहीं छोड़ देना, बल्कि आपने अपने आप को कंट्रोल में नहीं, वो नर्व्स आपका कंट्रोल में रहते ही नहीं है। आपको आदत हो जाती है कि जब आपने इस तरह जंप करना है तो फीट एंड नीज टुगेदर होने चाहिए। तो जब जंप करके हम लोग नीचे आए तो सब लोग कह रहे थे किसके फीट और नीज टुगेदर थे, अब किसी को नहीं पता था। अब वो उस जर्क में कुछ समझ नहीं आई। अब कुछ लोग, जो जाहिर सी बात है हर उसमें होते हैं, कुछ वो कहने में कोई हर्ज नहीं होता कि मैंने तो फौरन से देख लिया था, मेरे नीज और फीट टुगेदर थे, लेकिन आप उस वक्त देख नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते। वो ट्रेनिंग ही होती है आपको नीज और फीट टुगेदर करके, जो आपने लैंड करना होता है ना, उसमें सम टाइम अगर कोई नीज और फीट टुगेदर नहीं होते तो इंजरी हो सकती है, आपका एंकल ट्विस्ट हो गया या फिर फ्रैक्चर हो सकता है। तो वो ट्रेनिंग आपको इतना एंजॉय भी करते हैं आप इस ट्रेनिंग में। ये चीज़ें जो मैं आपसे भी शेयर कर रही हूँ, जब हम अपने कोर्समेट्स में बैठ के शेयर करते हैं तो हम लोग बहुत
हंसते भी हैं इस चीज़ पे कि हम एफिशिएंट तो बहुत बनते हैं, लेकिन इंसान को अगर ट्रेनिंग ना हो तो हम कुछ भी उसके अकॉर्डिंगली ना कर सकें। तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। आप हमें बताइए कि बॉयज के साथ क्या होता है, उनके साथ भी यही सारे मामलात होते हैं इस तरह की सूरत हाल में, या कुछ ज़्यादा डिफरेंट, ज़्यादा हार्ड, ज़्यादा वो होते हैं ऑफिसर्स? नहीं, जनरली मोर और लेस इसी तरह के हालात हैं, और ये तो पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है सख्त जान बनाने के लिए, ताकि जब जंग के लिए तैयार हों जवान और ऑफिसर्स, उसमें फिर कोई पीछे देखने वाला मामला ना हो। ठीक है, तो ये जो सख्तियां हैं ट्रेनिंग की, इससे वो जिस तरह मैडम ने बात की है, दी मोर यू स्वेट इन पीस द लेस यू ब्लीड इन वॉर। बिल्कुल, और हमारे नौजवानों की ये यकीनी तौर पर खासियत है कि पीछे देखने वाला तो मामला ही नहीं है। एग्जैक्टली, कोई दूसरी राय नहीं है। ठीक, हमें ये बताइए, जैसे कि इनसे मैंने सवाल किया था कि त्योहारों पर या फिर बहुत सारे ख़वातीन का बहुत दिल होता है घर में फैमिलीज़ हों, और स्पेशली ईद हो, किसी कज़न की शादी हो, इस तरह के कितने इवेंट्स मिस करने पड़ते हैं? इवेंट्स मिस तो नहीं करना कहेंगे, लेकिन अगर जैसे अभी 6 सितंबर था, सारी दुनिया मतलब अदरवाइज उनकी प्रिपरेशन थी और हमारी प्रिपरेशन थी कि हमारा यूनिफॉर्म सबसे अच्छा लगे। हाँ। और सारी नई चीज़ें लगी हों, नया यूनिफॉर्म पहने, तो मेरे ख्याल में हम इसको ऑनर फील, इस चीज़ में भी ऑनर फील करते हैं कि मैंने तो कभी काउंट नहीं किया कि मुझसे इतनी शादियां मिस हो गई तो फलां मिस हो गया, कभी जहन में ही नहीं आया मेरे। ठीक, मेरा बस ये होता है घर वालों के आता है, जाहिर बात है घर वालों के आता है। हाँ जी, घर वाले तो वो तो डेली फोन करके पूरे दिन की रूटीन भी पूछना चाहते हैं, लेकिन हार्डली मतलब आपको इतना टाइम नहीं होता इतनी बिजी रूटीन में। लेकिन ये है कि जो चीज़ इंसान मिस करता है तो कुछ आपका रिवार्ड बहुत अच्छा, उसका रिवार्ड, और वो हम रिवार्ड अल्हम्दुलिल्लाह एक इज्जत, रिस्पेक्ट है, नाम है अल्लाह ताला ने दिया। तो वो इंसान, जब ये इंसान की आदत होती है कि अगर वो कर्ज करना शुरू करेगा तो वो बहुत दूर कर्ज में ही चला जाएगा कि हाय मेरे लिए ये नहीं था वो नहीं था। लेकिन अगर शुक्र करने पे आए तो जो यूनिफॉर्म आज मैंने पहना हुआ है, तो मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये बहुत इज्जत दी, ये अल्लाह ने मुझे नवाज दिया। बिल्कुल, अगर हम जो हमारे पास नहीं है उनको देखना शुरू कर दे तो कभी ज़िंदगी में मेरा ख्याल है खुश नहीं रहा जा सकता। हमें ये बताइए कि आगाज़ कैसे हुआ इस सफ़र का? आपने प्री प्लान था, बचपन से सोचते थे कोई मैं आर्म्ड ऑफिसर बनूंगा, या फिर बच्चों के शौक होते हैं ना हम फौज में जाएंगे, या फिर कोई इंसिडेंट था? कैसे आपके सफ़र का आगाज़ हुआ? नहीं, बचपन से शौक था डेफिनेटली। एक पेट्रियोटिक फीलिंग जो होती है हर पाकिस्तानी के अंदर, वो थी, और फिर मुल्क को, कौम के लिए कुछ करने का जज्बा, ये डेफिनेटली था, तभी इस सफ़र के अंदर कदम रखा। ठीक है, बहुत शुक्रिया आप दोनों का प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। आप दोनों को और हमारी तमाम आर्म्ड फोर्सेस को हम बेस्ट ऑफ लक कहते हैं कि इसी तरह से जाफशानी से काम करते रहिए और वतन अजीज़ की मोहब्बत की खातिर, हिफाजत की खातिर, हमारी सरहदों की हिफाजत करते रहिए। नाज़रीन, मुझे आपने इजाज़त देनी, कल मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।